जो है माइक्रोसॉफ्ट में कार्यरत हैं, लेकिन साहित्य में पूरी अभिरुचि रखते हैं। चुप रहूं या बोल दूं, खालिश इनके 2 संग्रह हैं। गीत लिखते हैं, शायरी करते हैं, नज़्म लिखते हैं, बहुत, बहुत, बहुत काम करते हैं। तो इसके पहले मैं प्रवीण जी आपसे कहूँ कि आप अपना उद्बोधन दें। कृपया अब जितने भी वक्ता हों थोड़ा ध्यान करें कि समय की जो पाबंदी है उसको ध्यान रखें, क्योंकि बाकी भी जो हैं क्या होता है कि फिर जो बाद के जो हमारे वक्ता आते हैं उनके साथ हम लोग न्याय नहीं कर पाते। तो कृपया समय की पाबंदी को ज़रूर ध्यान रखें। हाँ, डॉक्टर प्रवीण प्रणव। अ, धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है? बस एक बार कंफर्म जी, कर जी, लें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद आदरणीय अवस्थी जी, आदरणीय अहिल्या जी, सभी चैप्टर के कन्वीनरगण और सभी श्रोता। मैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर दिया है। और अब से पहले जितने वक्ता रहे हैं उन सब ने इतनी बातें कह दी हैं कि हरिवंश राय बच्चन की जो श्रुति है, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुझे लगता है क्या छोड़ूं क्या बात करूं, की स्थिति हो गई है मेरी। पर फिर भी जब हम आत्मकथा की बात करते हैं तो सामान्यतः यह लेखक या लेखिका के जीवन से शुरू होता है। और पश्चिम में अगर आप देखें तो दर्शन, पश्चिम के दर्शन में स्व यानी खुद का महत्व है, चीजें खुद से शुरू होती हैं। लेकिन भारतीय दर्शन में यह दृष्टि व्यापक है। भारतीय दर्शन में वृहद से लघु की तरफ आने की बात कही गई है। और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जो हमारे यहाँ होता है उसमें हम सब ने शांति पाठ सुना है, जिसमें कहा जाता है ओम द्यो शांतिरक्षरिंतः शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति। यानी हम अपने घर में भी जब पूजा करते हैं तो हम शांति की जो परिधि है वो अपने घर तक नहीं रखते हैं। हम कहते हैं कि दोनों लोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, विश्व में शांति हो, और अगर इन सब जगह शांति हो तो हमारे यहाँ शांति तो हो ही जाएगी। तो डॉक्टर अहिल्या मिश्र जो राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी साहित्यकार हैं, ने दरकती दीवारों से झांकती जिंदगी नाम से अपनी जीवनी लिखी है। और उन्होंने इस शीर्षक को आत्मकथात्मक उपन्यास का नाम दिया है। और हमारी धारणा कि हमारे होने में उन सभी कारकों, अवयवों और घटनाओं का प्रभाव है जो हमारी उत्पत्ति से वर्षों पहले से होती आई हैं, उस उपन्यास को पढ़ने से बलवती होती है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की शैली में ही इस उपन्यास की शुरुआत भी डॉक्टर मिश्र अपने परिवेश और अपनी वंशावली के विवरण से करते हैं। यदि हम डॉक्टर मिश्र के इस आत्मकथात्मक उपन्यास को देखें तो इसे 3 खंडों में बांटकर विवेचित किया जा सकता है। पहला खंड वह है जहां डॉक्टर मिश्र ने अपने घर, परिवेश, वंशावली आदि का विस्तृत विवरण दिया है। गांव में स्त्रियों के लिए भी उच्च शिक्षा का माहौल होना, पिता का स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा होना, इनके जमींदार परिवार से होना आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने बचपन से ही उस व्यक्तित्व निर्माण की नींव रख दी थी जो डॉक्टर मिश्र आज हैं। इस खंड में अपने बचपन, शिक्षा और विवाह तक की घटनाओं का विवरण देते हुए डॉक्टर मिश्र मिथिला की सामाजिक स्थिति, मिथिला के पर्व त्योहार, लोकगीत, पारिवारिक रिश्तों के निर्वहन आदि विषयों पर विस्तार से लिखती हैं, जिनकी चर्चा की जा चुकी है ऑलरेडी। और इन घटनाओं से पाठकों को न सिर्फ डॉक्टर मिश्र की कहानी बल्कि मिथिला के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन की भी झलक मिलती है। इस खंड में मैथिली के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया गया है, लेकिन जैसा मुकेश जी ने कहा, यह पठनीयता को अवरुद्ध नहीं करता। 16 वर्ष की आयु में 11वीं कक्षा में पढ़ रही अहिल्या मिश्र की शादी श्री राजदेव मिश्र से, और राजदेव मिश्र भी जमींदार घरानी से थे, मुजफ्फरपुर में पढ़ाई कर रहे थे। शादी के बाद भी अहिल्या मिश्र ने पढ़ाई की लगन नहीं छोड़ी और दरभंगा में स्नातक में नामांकन लिया। राजदेव मिश्र भी पढ़ाई करने दरभंगा आ गए और मधुर दाम्पत्य जीवन जीते हुए इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इनके पति राजदेव मिश्र जो है जितना है से संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन अहिल्या मिश्र चाहती थी कि उनके पति कहीं बाहर जाकर नौकरी करें। भारतीय स्त्री अपने सपनों से तो समझौता कर सकती है, लेकिन अपने संतान से जुड़े सपनों से समझौता नहीं करती। अहिल्या मिश्र के लगातार बढ़ते दबाव की वजह से अंततः राजदेव मिश्र को हैदराबाद में ग्लास फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभालने की हामी भरनी पड़ी। कुछ महीनों तक इनके पति अकेले हैदराबाद रहे और उसके बाद वापस आकर पत्नी और बच्चे के साथ हैदराबाद के लिए निकल पड़े। सारी सुख सुविधा को छोड़ इस सफर पर निकलना आसान नहीं था। राम के वनगमन के समय गोस्वामी जी लिखते हैं, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई।
यानी सारा राजपाट सब कुछ छोड़कर जब राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए चले तो उन्होंने सिर्फ शंकर, गौरी और गणेश का आशीर्वाद अपने साथ रखा और सब कुछ त्याग करके चले। वैसे ही ये तीनों भी घर से सब कुछ छोड़कर, जमींदारी की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक नए सफर पर चले, जहां इन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और यहाँ से इस आत्मकथा का महत्वपूर्ण और दूसरा खंड आरंभ होता है। हमारे यहाँ विवाह में जो 7 फेरे लिए जाते हैं, उनमें पहले के 3 फेरों में वर आगे आगे चलता है और बाद के फेरों में दुल्हन आगे हो जाती है। अहिल्या मिश्र, जो अब तक सिर्फ पत्नी धर्म का निर्वहन कर रही थी, हैदराबाद आकर पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गृहस्थी की गाड़ी खींचने में जुट जाती है। इस औपन्यासिक आत्मकथा में पहला खंड आत्मकथा का है, जहां पाठक इसे किसी सामान्य आत्मकथा की तरह पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे खंड तक आते आते यह आत्मकथा से उपन्यास में तब्दील हो जाती है। पाठक इसकी लेखिका डॉक्टर अहिल्या मिश्र को भूलकर उपन्यास की नायिका अहिल्या मिश्र के साथ हो लेते हैं, और यही लेखिका की सफलता है। कभी कभी नियति आपको किसी बड़े काम को करने या किसी बड़े परिवर्तन लाने के लिए चुनती है। डॉक्टर अहिल्या मिश्र के जीवन में हालांकि कोई अभाव नहीं रहा, लेकिन उनकी शिक्षा ने उन्हें एक बेहतर कल के सपने बुनने सिखाए, जिसे गांव की आराम भरी जिंदगी में वह सफल होते नहीं देख पा रही थी। अंततः उन्होंने अपने पति पर दबाव डाला और सारे आराम छोड़कर पति के साथ खाली हाथ हैदराबाद आ गई। इस खंड में हैदराबाद में उनके और उनके पति द्वारा किए गए संघर्षों का विस्तृत विवरण है। हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में, यह नीड़ का निर्माण फिर से करने जैसा रहा। लेकिन इन्हीं संघर्षों ने डॉक्टर अहिल्या मिश्र के उस व्यक्तित्व का निर्माण किया जिससे आज साहित्य जगत परिचित है। खाली हाथ हैदराबाद आकर जहां इनके पति ने कारोबार में सफलता के झंडे गाड़े, अपनी फैक्ट्रियां लगाई, तो अहिल्या मिश्र ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, कई अलग अलग नौकरियां की और फिर नवजीवन महिला मंडल में शिक्षिका के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान उन्होंने सामाजिक और साहित्यिक स्तर पर अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। सामान्य जीवन जीते हुए रोजमर्रा के निर्णय लेना आसान है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में असाधारण निर्णय लेना ही व्यक्ति को विशेष बनाता है। द एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट, हैरी एस ट्रूमैन एंड द 4 मंथ्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड के लेखक एजे बाइमे लिखते हैं कि हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, और जैसा हम सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई विशेष निर्णय नहीं लेने पड़ते, सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। लेकिन तब के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के अचानक हुए निधन के बाद इन्हें राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना पड़ा, और कार्यकाल के पहले 4 महीने में ट्रूमैन ने जो निर्णय लिए, उनसे न केवल अमेरिका बल्कि समूचा विश्व प्रभावित हुआ। इस दौरान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, बर्लिन का पतन, टोक्यो पर हमला, पहला परमाणु विस्फोट, नाजी आत्मसमर्पण, हिरोशिमा नागासाकी पर बमबारी करने का विवादास्पद निर्णय आदि जैसे कई निर्णय रहे जो किसी भी अन्य राष्ट्रपति ने इतने कम समय में नहीं लिया था। डॉक्टर अहिल्या मिश्र के संघर्षों और इनसे मिली सफलता को देखते हुए लगता है कि इन्होंने भी सही समय पर सही निर्णय लिए और जी जान से अपने उद्देश्य की प्राप्ति में लगी रही। इस आत्मकथात्मक उपन्यास का तीसरा और अंतिम खंड दुखदायी है, जहां डॉक्टर मिश्र के कैंसर ग्रसित होने की खबर मिलती है, और वह भी तीसरे स्टेज पर। और इसी बीच इनके पति को भी ब्रेन हैमरेज होता है, जो बाद में लकवाग्रस्त हो जाते हैं और जीवन कठिन होती जाती है। लेकिन जैसा मुकेश जी ने कहा, इस कठिन परिस्थिति में भी इस सारे खंड में अहिल्या मिश्र की अपनी तकलीफ कहीं नहीं झलकती। इस सारे खंड में वह अपने दुख को भूलकर अपने पति की सेवा और अन्य जिम्मेदारियों का जिस तरह निर्वाह करती है, वह किसी सामान्य मनुष्य के वश की बात नहीं। इस खंड तक आते आते यह कृति उपन्यास से भी आगे किसी वृत्त चित्र की तरह हो जाती है, जहां पाठक अपने आप को इन तमाम घटनाओं के बीच मौजूद पाते हैं। डॉक्टर मिश्र के तमाम प्रयासों के बावजूद इनके पति की तबीयत में अपेक्षित सुधार नहीं होता, और इधर डॉक्टर मिश्र खुद कैंसर के उपचार हेतु कीमो की प्रक्रिया से गुजर रही होती हैं। पति के गिरते सेहत के बारे में डॉक्टर मिश्र लिखती हैं, पेशाब में प्रोटीन की मात्रा अधिक आने लगी, पाँव में सूजन बढ़ गया, पेशाब में रुकावट की वजह से इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दशरथ जी की आज्ञा से जब राम वन गए, तभी से दशरथ जी की तबीयत खराब होती गई, और गोस्वामी जी लिखते हैं, कंठ सूख मुख आव न बानी, जनु पाठिन दिन बीनु पानी। कंठ सूख गया, मुंह से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पाहिना नामक मछली तड़प रही है। और लगातार प्रयासों के बावजूद भी राजदेव मिश्र जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, और अंत में वह दुखद क्षण आ ही गया जब राजदेव मिश्र जी इस दुनिया को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए।
दशरथ की मृत्यु के बाद गोस्वामी जी लिखते हैं, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सील बलु तेज मखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलवारहि मारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप करती हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। डॉक्टर मिश्र भी इस दुखद समाचार के बारे में लिखती हैं, मुझे डॉक्टर माथुर ने सूचना दी, सुनकर मैं बेहोश होकर धराम से गिरी और धरती पर फैल गई। राजा दशरथ की मृत्यु एक ऐसे समय पर होना जब उनके 2 बेटे वन में हों और 2 बेटे राजकाज की जिम्मेदारी लेने को उत्सुक न हों, निसंदेह कठिन समय था। लेकिन हम सब जानते हैं कि दशरथ की मृत्यु रामायण का अंत नहीं, वरन इसके आरंभिक घटनाओं में से एक है। इस आत्मकथा का अंत भले ही डॉक्टर मिश्र की पति की मृत्यु से हो गया हो, लेकिन डॉक्टर मिश्र ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण पड़ाव इस घटना के बाद भी हासिल किए और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम के तौर पर डॉक्टर मिश्र की सफलता खुद इसकी साक्षी है। डॉक्टर मिश्र ने इन कठिन परिस्थितियों के बाद हिम्मत न हारते हुए साहित्य, शैक्षणिक, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों का जिस तरह निर्वहन किया है, उससे यह आशा और अपेक्षा की जानी चाहिए कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की तरह ही डॉक्टर मिश्र की आत्मकथा के भी आगामी खंड जल्द ही प्रकाशित होंगे। इस आत्मकथा की आखिरी पंक्ति वह सब कह जाती है जो इस खंड में नहीं कहा गया है और जिसे अवश्य कहा जाना चाहिए, जिसमें वह लिखती हैं, उठ देख, मैं जीवन इस दीवार की दरार से झांक कर तुझे कर्म हेतु आवाज दे रहा हूँ। अभी बहुत कुछ करना शेष है, निर्माण का जखीरा लगा है, तुझे सारे पूरे करने हैं। उठ, चल उठ, आगे बढ़, सारे अधूरे कार्य पूरे करने हैं। उत्तिष्ठ, प्रस्थान, उत्तिष्ठ। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए एक सहज और स्वाभाविक पंक्ति जो पाठक के मन में कौंधती है, वह है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया उद्धरण साहब का। अब मैं उन्हें बुला रहा हूँ जिसको हम लोग सब जानते हैं और हमेशा। एक मिनट, मैं डिस्टर्ब करना चाहूंगी। हमारे बीच हमारे हैदराबाद के AGI चैप्टर के मानद सदस्य प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा उपस्थित हुए हैं। ओहो, अच्छा हम उनका भी स्वागत करते हैं। ऋषभ देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अन्यत्र व्यस्त होने के कारण बहुत देर से जुड़ सका। नहीं, आपका स्वागत